बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना बेकाबू, केसेस की तादाद में इजाफा, अमवात में भी तेजी। स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन कोविड-19 के इलाज में किस हद तक मुअस्सर। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों धूल चाटने के बाद मोदी सरकार का निहत्थे कश्मीरियों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल। भारत के मकरूआना इज़ाम और खत्ते के अमन को लाहक खतरा। और बीएनपी मैंगल का पीटीआई से इत्तेहाद खत्म, मनाने के लिए कमेटी तश्कील। क्या हुकूमत की मुश्किलात फिर से बढ़ने जा रही हैं? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना का मुकाबला कर रही है। दुनिया भर में अब तक 84 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,53,000 से तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ पर मुतासरीन की तादाद की अगर बात की जाए तो 22 लाख के लगभग है और 1,18,000 से ज़ायद हलाकतें भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी उस रफ्तार के साथ ऊपर नहीं जा रही जिस रफ्तार से केसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमवात का नंबर भी ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 1,65,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 3,229 है और मुतासरीन की तादाद में सूबा सिंध सरे फहरिस्त है। शुरू से जब कोरोना का मुकाबला हुआ, कोरोना का सामना हुआ, उसके बाद से कहा जाने लगा कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं निकल सकता, लॉकडाउन ही इसका वाहिद हल है। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उसके बाद WHO की जानिब से भी कहा गया कि लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें अपनी जिंदगी कोरोना के साथ गुजारनी होगी, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना होगा। लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सका। अब फिर मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद के सिलेक्टिव सेक्टर्स जो हैं वो सील किए गए हैं, कराची में, लाहौर में, और पाकिस्तान के दीगर जो छोटे शहर हैं वहां पर भी अब छोटे छोटे इलाकों को सील किया जाने लगा है। कोरोना पर काबू नहीं पाया जा रहा और मुख्तलिफ अद्वियात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन के हवाले से कहा गया, उसके बाद कहा जाने लगा जी रेमडेसिविर एक मेडिसिन है, उससे आप इसका इलाज मुमकिन हो सकता है, इससे जो है वो अफादा होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि डेक्सामेथासोन एक मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आप इससे बच सकते हैं। कहा यह जा रहा है इस हवाले से कि डेक्सामेथासोन पाकिस्तान में फौरी इस्तेमाल हो सकती है। और साथ ही साथ बरतानिया में मंगल के रोज माहिरीन ने यह कहा कि कोरोना वायरस से शदीद बीमार मरीजों की जिंदगी एक सस्ती और वसी पैमाने पर दस्तयाब दवा से बच सकती है। लेकिन पाकिस्तान में तो यह ना तो सस्ते तौर पर यह दवा दस्तयाब है और ना ही वसी पैमाने पर है। इस पर हम बात करेंगे आगे जाकर। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस मोहलिक वायरस के खिलाफ जंग में कम मिकदार वाली स्टीरॉयड दवा डेक्सामेथासोन से कामयाब इलाज एक जबरदस्त पेशरफ्त है। तहकीक के मुताबिक यह दवा कोरोना वायरस के ऐसे मरीजों को मरने से बचा सकती है जो मसनूई तनफ्फुस यानी वेंटिलेटर का सहारा ले रहे हों या फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत से बचाने के लिए ऑक्सीजन दी जा रही हो। अब ये तो तहकीकी माहिरीन का कहना है जो आलमी सतह पर बात करें। लेकिन वफाकी हुकूमत के मशीर पाकिस्तान में डॉक्टर जफर मिर्जा ने डेक्सामेथासोन के हवाले से बरतानवी डॉक्टर्स की कामयाबी को सराहते हुए समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने यह पैगाम बताया कि पाकिस्तान में कमेटी कोरोना के शदीद रद्द-ए-अमल और मरीजों के इलाज में इस दवा के इस्तेमाल का पहले जायजा लेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसे तरीका इलाज में शामिल किया जाए या नहीं। हम इस पर बात करेंगे कि पहले क्लोरोक्विन की बात की गई, उसके बाद रेमडेसिविर की बात की, मुख्तलिफ अद्वियात के हवाले से कहा जाने लगा। लेकिन जैसे ही कोई भी दवा सजेस्ट की जाती है कि ये कारगर साबित हो सकती है, उसके बाद वो मार्केट में गायब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। इस पर हम बात करेंगे क्या वजूहात हैं और ये डेक्सामेथासोन के हवाले से आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है, कितना फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान में किस लेवल पर यह दस्तयाब है। और साथ ही साथ इसी सेगमेंट के आखिर में जाकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर मरीज वेंटिलेटर पर है तो उसके तनफ्फुस के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने में मददगार साबित होगी। तो क्या पाकिस्तान में दस्तयाब वेंटिलेटर सरकारी आदादो शुमार दुरुस्त हैं? क्या पाकिस्तान में इतनी तादाद में वेंटिलेटर मौजूद हैं? डॉक्टर पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों की तादाद इतनी ऊपर तक ना जाए कि वेंटिलेटर तक मरीजों को लेकर जाना पड़े। बहुत सारे सवालात हैं कोरोना के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर इजाज सैफ साहब ने, माहिर वबाई अमराज हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं इसी हवाले से, ये जो मेडिसिन डेक्सामेथासोन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये फायदेमंद साबित हो सकती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले से ही वेंटिलेटर ज्यादा तादाद में दस्तयाब नहीं है, तो ये दवा शदीद बीमार अफराद के लिए या उनको बचाने के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और ये इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बताया कि ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, जो कि डेफिनेट एक ट्रीटमेंट है जो कि इसको ऐसे पेश किया जा रहा है। देखें, स्टेरॉइड तो हम वैसे भी पहले भी इसमें इन बीमार मरीजों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी एक स्पेसिफिक जो है ट्रायल के बेसिस पे एक ये इस बात साबित हो गई है कि इसमें डेफिनेट रोल है, और ख़ास करके उन मरीज़ों के लिए जो कि ऑक्सीजन पर हों या वेंटिलेटर पर हों या जो कि आईसीयू में हो,
तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये उन्हीं को देनी चाहिए और तकरीबन इससे जो डेथ रेट है 1/3 कम हो जाता है। तो स्टेरॉइड जो हम पहले दे रहे थे उसमें इंजेक्शन शामिल थे, उसमें ओरल स्टेरॉइड्स भी थे और ये जो डेक्सामेथासोन है बज़ात खुद स्पेसिफिक दवाई इस ट्रायल में इस्तेमाल हुई और उससे ये फ़ायदा हुआ कि स्टेरॉइड्स का डिफरेंट रोल है और डेक्सामेथासोन का स्पेसिफिक रोल है। डेक्सामेथासोन बज़ात खुद एक पोटेंट स्टेरॉइड समझी जाती है, सबसे तकरीबन पोटेंट स्टेरॉइड में समझी जाती है और जो हम पहले दवाइयाँ दे रहे थे उसकी इक्विवेलेंट अगर डोज देते तो वो भी कारामद हो सकती थी और फॉर्चुनेट होगा कि ये एक सस्ती दवाई है, अवेलेबल भी है और हमारे मरीजों से इसको फ़ायदा होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि ये मेडिसिन पहले मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती रही और की भी जाती है। किन किन बीमारियों में इस दवाई का इस्तेमाल होता है? देखिए इसमें तो बहुत सी जो रिमेटोलॉजिक डिजीज है, जॉइंट स्किन जॉइंट डिजीज, रिमेटोलॉजिक डिजीज जिसको कहा जाता है उसमें है, बहुत सी ट्यूमर्स में शामिल होता है, ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी इन्फेक्शन और में भी इस्तेमाल हो सकता है जैसे कि मेनिंजाइटिस है, टीबी में खास करके कुछ स्पेसिफिक टीबी की फॉर्म्स है उसमें इस्तेमाल होता है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में कारआमद होती है, तो जो भी इन्फ्लेमेशन को कम करने की दवाई शामिल है तो इसमें एक पोटेंट ड्रग्स है जो कि इसमें ये इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत से मरीज़ हैं जो कि इस वक्त इस दवाई से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि बदकिस्मती है कि जैसे ये डेक्सामेथासोन का जैसे ही खबर आई तो हमारे मार्केट से डेक्सामेथासोन गायब होना शुरू हो गई है। ये हमारी बहुत बड़े अलमिया है कि इसको हम एक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन जो लेकिन डॉक्टर और साहब, यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी है कि जो डॉक्टर जफर मिर्जा है उनकी जानिब से कहा गया कि आप खुद से इस मेडिसिन को नहीं ले सकते, ना खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो पॉइंट है कि जो ये दवा है ये नायाब हो गई है, मार्केट में मौजूद ही नहीं है। एज अ डॉक्टर आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस मेडिसिन के साथ नहीं है, इससे पहले भी जितनी भी अद्वियात सजेस्ट की गई, ना सिर्फ अद्वियात बल्कि दीगर जो चीज़ें हैं वो भी अगर उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, तलब बढ़ जाती है, तो प्रोडक्शन भी उनकी होती है, उसके बावजूद वो नायाब हो जाती है। क्या वजूहत है? जी, बस वो यही है ना कि मैं जैसे कह रहा हूँ होर्डर्स जो होते हैं वो और जो दूसरे इलीगल किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती है वो शुरू हो जाती हैं और इसमें देखें अब शुरू करें तो हाइड्रोक्लोरोक्विन का पहले था, फिर उसके बाद ये एंटी एंटीवायरल हैं, रेमडेसिविर जैसी आई वो भी बहुत नायाब होगी। फिर इसके बाद हमारी दूसरी जो दवाई है टोसिलिमैब वो भी थी। तो और फिर उनकी ना सिर्फ नायाबी बल्कि अगर इनकी दस्तियाबी भी थी तो कई गुना ज़्यादा उसका कीमत अदा करने पड़ती है मरीजों को लिए। तो ना सिर्फ वो मरीज जिनको कोरोना की वजह से इनकी ज़रूरत थी, बल्कि वो मरीज जो पहले से बाकायदगी तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, ख़ास करके कैंसर के मरीज जैसे थे और बाकी रिमेटोलॉजिक डिजीज जो कि कई कई साल से ले रहे थे और मुख्तलिफ डोजेज में ले रहे थे, उनको भी नुकसान होता है ऐसी जो होर्डिंग से। तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने कहा है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना, होर्डर्स के खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए, ये इलीगल तरीके को उनको रोकना पड़ेगा ताकि हमारे मरीजों को फ़ायदा हो और इनकी सारे को यकीनी बनाया जाए, बल्कि इनकी कीमत भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। तो ड्रैब का काम है, आपकी जो मिनिस्ट्री का काम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है। तो क्या पाकिस्तानी माहिरीन कोरोना के खिलाफ जी इस दवा के इस्तेमाल के बारे में सब जानते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं जैसे पहले भी कह रहा था, इन स्टेरॉइड तो हम वैसे भी पहले भी दे रहे थे हमारे मरीज तकरीबन, क्योंकि इसमें जो बहुत सी दवाइयाँ की हमारे पास अवेलेबिलिटी स्टेरॉइड्स हम पहले से भी दे रहे थे, उसमें इंजेक्टेबल्स हैं, मेथाइलप्रेडनिसोल यूज होते, डेक्सामेथासोन इस्तेमाल कम होती थी, लेकिन पहले से भी इस्तेमाल करते, लेकिन उसमें जो डोजेज थी और ड्यूरेशन था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। इस ट्रायल से ये पता चला था कि इनकी ये डोज इस्तेमाल करनी चाहिए और 10 दिन इस्तेमाल करने चाहिए। ये लेकिन स्पेसिफिक मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जो सीवियर डिजीज है, आईसीयू केयर है, उसके अंदर स्टेरॉइड का रोल है। और इसी तरह अगर आप देखें जिनको हम कहते हैं कि साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम है, जिसके लिए एक टोसिलिमैब इस्तेमाल होती है, उससे पहले स्टेरॉइड का इस्तेमाल पहले करना चाहिए अर्ली साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में। तो उसका फायदा ये होगा कि कम से कम ये महंगी जो दवाइयाँ जो वो आपको शायद इस्तेमाल ना करने पड़े, तो उसमें
मेरे ख्याल में मुतअद्दिद हमें फ़ायदा हो सकता है इसके इस्तेमाल के लिए, लेकिन स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए और इन मरीजों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि माइल्ड डिजीज़ में या जो घर में बैठे हैं उनका इस्तेमाल करें, और ना ही इनको पहले से रेगुलर प्रोफिलैक्टिक डोज में शुरू कर दें। तो ये हमारी जैसे पहले भी हुआ था, हाइड्रोक्लोरोक्विन लोगों ने शुरू कर दी और वो लेते जा रहे थे, तो वो बिल्कुल बेफ़ायदा भी था और नुकसान भी उनके बहुत थे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि जो तहकीक की गई है इस दवा के हवाले से, उसमें कहा गया कि कोरोना वायरस के ऐसे मरीजों को मरने से बचा सकती है जो मसनूई तनफ़ुस यानी वेंटिलेटर पर जो लोग मौजूद होंगे। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए किस स्टेज पर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोरोना के मरीजों के लिए कैसे मदद करती है? देखिए, जो कोरोना के मरीज़ अमूमन उनकी जब तबीयत ख़राब होती है, ये ऐसे मरीज़ होंगे जो बूढ़े होंगे, जिनको अंडरलाइंग इलनेस होगी, यानी कि उनको कोई और बीमारी जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तो उनको ज़्यादा ख़तरा है कि बीमारी बढ़ेगी, और अमूमन वो बढ़ने का ख़तरा होता है 7 से 12 दिन के दरमियान। तो जब वो उसमें फिर आप इंडिकेशन देखते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, टेम्परेचर इनका ठीक नहीं हो रहा, उनको जो ब्लड टेस्ट हैं उससे अंदाज़ा करते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा हैं, उनका एक्सरे ख़राब होता जा रहा है, तो उस सूरत में अगर कोई दूसरी दवाई की कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो आप इस दवाई का या बाकी दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा, कहा यह भी जा रहा है कि ये वायरस को बढ़ा भी सकती है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, देखें जो ये जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस करता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है और इसी तरह कोई और इन्फेक्शन भी है, टीबी होगी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नमूनिया कोई और वजह से है, तो उसको खतरा है कि बढ़ाएगी। लेकिन उसमें आप फिर देखना पड़ेगा कि उनका एविडेंस कोई है नहीं है। अगर कोई एविडेंस नहीं है तो फिर इस स्टेरॉइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ये रिस्क लेते हैं जो कि आपको दूसरी दवाइयों के मुकाबले में आपने रिस्क बेनिफिट देख के ये फैसला करते हैं, और ये अच्छा एक क्लिनिशियन और जो उनकी केयर कर रहा होता है वो फैसला कर सकता है उस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक वायरस है, इस पर वाज़ेह कीजिएगा कि एज अ वायरोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसका रवैया पाकिस्तान में कितना मुख्तलिफ है दीगर ममालिक की निस्बत, और क्या बाकी तमाम ममालिक में हर मुल्क की निस्बत दूसरे मुल्क में इसका रवैया मुख्तलिफ है? और पाकिस्तान में जब ये वायरस शुरू हुआ था पहली बार और पहला मरीज सामने आया था, उसके बाद से लेकर अब तक इसका रवैया कितना तब्दील हुआ और सवेयर हुआ है, या आप क्या समझ रहे हैं कि उसी रवैये के साथ चल रहा है? देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा मालूमात नहीं है, मैं वायरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो एक इन्फेक्शस डिजीज़ क्लिनिशियन हूँ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं बाहर से मुल्कों में, जहाँ पे ये स्टडीज़ जो जीनोमिक स्टडीज़ जिसको कहते हैं, तो ये वायरस तब्दील होता जा रहा है। इसकी कितनी अहमियत है एक मुल्क के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि दवा जो आपकी वायरस चेंज हो रहा है, तो आपकी ट्रीटमेंट हो सकता है काम ना करे, हो सकता है सिवियरिटी डिफरेंट हो। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी इंफॉर्मेशन अभी पाकिस्तान के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्या हमारे पास उतने वसाइल मौजूद नहीं है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम 50,000 टेस्ट तक आ जाएंगे डेली बेसिस पर, लेकिन हम गालिबन 30,000 तक भी नहीं पहुंच सके। 28,000 29,000 तक हमारे डेली टेस्ट हो रहे हैं। क्या टेस्टिंग कैपेसिटी कुछ हद तक बढ़ी है, इस वजह से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या ये वायरस फैल इतनी तेज़ी से रहा है? ये दोनों वजह हुआ थे मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए हमें मालूम है कि अपने हॉस्पिटल डेटा से और टोटल नंबर से भी, और जो हमें खबरें आती हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ कुलीग से, सब जगह ये है कि जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और काफ़ी हद तक फैल रही है। इसके अलावा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होगी, लेकिन वो जो ऑप्टिमल टेस्टिंग है वो नहीं है। अभी मुझे ये इत्तलात हैं कि कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि वो चाहते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं टेस्टिंग की, और ये कैपेसिटी जो करंट 50,000 से कम है वो 1,50,000 पर डे के हिसाब से जाए, तब जाके आपको शायद आपकी जो एग्जैक्ट वबा की अमाउंट है या उनकी जो मिकदार है वो पता चल सकता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज सैफ साहब माहिर वबाई अमराज हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और कोरोना वायरस के हवाले से जो कहा जा रहा है कि डेक्सामेथासोन एक दवा है जो बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है, उस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी माहिरीन को कोरोना के खिलाफ इसके इस्तेमाल के हवाले से तमाम तर तफसीलात पता हैं, लेकिन डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की जानिब से कहा गया है कि एक कमेटी बनाई गई है जो इस पर मज़ीद तहकीक कर रही है और तब तक आप इसको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक हम बारहा ये बात यहाँ पर प्रोग्राम में बैठ के कर चुके हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स को डेली बेसिस पर इस सेगमेंट को डिस्कस करने का मकसद यह कि आपके सामने तमाम तर सिचुएशन रखें और इसका हल सिर्फ यही है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। एहतियात ही इसका वाहिद हल है। वैक्सीन एक वाहिद इलाज है, लेकिन जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक आप इससे नहीं बच सकते। तो बचने का एक ही हल है कि एहतियात बरतें और वैक्सीन का जो अमल है वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आने के बाद एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन भारत चीन से भी लड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफवर्जी कर रहा है। भारत क्या चाहता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। भारत और चीन की फौजों के दरमियान लद्दाख के सरहदी इलाके में वाक़ वादी गलवान में दूबदू झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में एक कर्नल समेत ज़राए के मुताबिक जो खबरें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय फौज ने मंगल के रोज़ एक बयान में चीन के साथ मुतनाज़ा सरहद पर पुरतशद्दुद झड़प की तस्दीक की और कहा कि इसमें एक और अफसर और फौजी हलाक हो गए हैं, लेकिन बाद में उसने ये इत्तला दी कि लड़ाई में जख्मी होने वाले मजीद 17 फौजी जान की बाजी हार गए हैं। चीन और भारत के दरमियान ये तनाज़ा कुछ रोज़ पहले शिद्दत इख्तियार कर गया और अब देखना यह है कि जंगी माहौल बना हुआ है, इसके नताइज क्या निकलते हैं। भारत जो पहले पाकिस्तान के साथ झड़पों में मुलव्विस रहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करता रहा, अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर जो है चीन की तरफ से जब मुंह तोड़ जवाब मिला है तो भारत अब खामोश नजर आ रहा है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये बयान, पहले तो कुछ नहीं आया लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से बयान भी दिया गया और उन्होंने कहा कि हमने किसी को इश्तियाल नहीं दिलाया, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत अमन चाहता है, लेकिन अगर हमें इश्तियाल दिलाया गया तो भारत मुनासिब जवाब देगा। पहले भारत खामोश था, न सिर्फ भारतीय वज़रा खामोश थे, भारतीय नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो खामोश थी, बल्कि फौज की तरफ से भी उस तरह से बयान सामने नहीं आ रहे थे। अमित शाह भी खामोश थे। भारत चाहता क्या है, भारत खित्ते से क्या चाहता है, भारत खित्ते का अमन दांव पर क्यों लगा रहा है। हमने देखा है कि पिछले 40-45 साल से इस तरह की कोई झड़प नहीं हुई चीन और भारत के दरमियान। घुसों और मुक्कों की लड़ाई होती रही है, लेकिन गोलों का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। भारत क्या चाहता है, खासतौर पर भारत का जो मकरूह चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने अयां होता जा रहा है। भारत के अंदरूनी तौर पर जो तहारीक चल रही है, भारत का अक़लियतों के साथ जो सलूक है वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान बारहा इंटरनेशनल सतह पर इस चीज़ को रियलाइज़ करवा चुका है पूरी दुनिया को कि भारत जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है, भारत जिस तरह से कश्मीर में वो कर्फ्यू की सूरत हाल है और तकरीबन बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, 3-4 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इसके बावजूद भारत बाज नहीं आ रहा। अब भारत के अंदर भी तहारीक उठ रही हैं, भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, एक तो ये भारत की अंदरूनी सूरत हाल और दूसरी तरफ जो भारत बॉर्डर पर जो हर्जा सराई कर रहा है, जिस तरह से इश्तियाल फैला रहा है, इसका पूरे खत्ते पर क्या असर हो सकता है और पाकिस्तान और चीन क्या मिलकर आगे आने वाले वक्त में इस तरह का कोई अलायंस बना सकते हैं या बनाना चाहिए कि दहशतगर्द मुल्क भारत जो है उसके खिलाफ इस तरह का अलायंस हो सके। इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हर लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई है इस हफ्ते में, मंगल के रोज जिस तरह से हमने देखा और जिस अंदाज से मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ, इस स्केल पर इससे पहले इस तरह की कन्फ्रंटेशन देखने में नहीं आई। 40-45 साल अगर देखा जाए तो 75 में यह सब कुछ हुआ था। इस पर जो भारत का पहले रद्दअमल रहा, खामोशी नजर आई, अमित शाह भी कुछ नहीं बोले। जिस तरह से भारत हमेशा आवाज उठाता आया है, आवाज निकालता, तो उस तरह से भारत ने आवाज बुलंद नहीं की, यह भी समझ से बालातर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सेकंड टाइम हुआ है पिछले 1.5 साल में। पिछले साल 27 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स की कितनी ह्यूमिलिएशन हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ पे और पूरी दुनिया में उनकी बड़ा बैड इमेज किया था इसमें। और ये अब चीन के साथ जो उनकी कन्फ्रंटेशन हुई है उसमें भी आप देखें कि ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि वैसे तो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन कमाल की बात है कि चाइनीज ने अब जो सब हम वीडियो जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने को गोलियों से नहीं मारा इंडियन सोल्जर्स को, कर्नल, मेजर, बाकी उनके लोग जो हैं, बल्कि वो उनके पास वो स्टिक्स हैं, बेटन्स की, जिनके ऊपर कील और उस किस्म के वो उनके हथियार था,
जिससे इनके जब हैंड टू हैंड इनकी लड़ाई हुई है तो उन्होंने उससे उनको मारा है और बड़ी बुरी तरह मारा है। और आज की लेटेस्ट खबर है कि कल 10 जो है उन्होंने जो इंडियन साइड से मिसिंग थे उनको चाइनीज ने उनको वापस किया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इंडियन ने ये बात रियलाइज कर ली है कि चाइनीज की जो न्यूमेरिकल और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, ये पीपल लिबरेशन आर्मी 1962 की पीएलए नहीं है, बावजूद उसके कि उस वक्त भी पीएलए ने इंडियंस को साइनो इंडियन मशहूर 1962 के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बुरी तरह मारा था। और उस वक्त का चाइना, भारी बात है, वो आज का चाइना जो एक सुपर पावर है और मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, इंडियन आर्म फोर्सेस दे आर नो मैच टू द चाइनीज मिलिट्री पावर। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उसकी एरोगेंस को तो एक तो खाक में मिला दिया चाइनीज ने। जो मोदी के जो अजाइम थे कि मैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जनाब हम ये कर देंगे, और हमने उनको आर्टिकल 370 के तहत इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडियन यूनियन में अपना मर्ज कर लिया और लद्दाख को भी मर्ज कर लिया, तो वो जो उसके एक बड़े एक अग्रेसिव सोच थी और एरोगेंस थी और प्राइड थी कि जनाब वो सारा मामला जो है वो बिल्कुल खाक में मिल गया। और ये चाइनीज की जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीड, मोमेंटम और सिर्फ तरीके से जिस तरह उन्होंने अपनी फोर्सेस को मूव किया और 70-80 स्क्वायर किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल की परली साइड से आगे, जो वो समझते हैं कि ये एरिया हमारा लद्दाख था, और वो तो आर्टिकल 370 को मानते ही नहीं है। तो उसमें ये अब इंडियंस की घबराहट ये है कि अगर वो इससे ज्यादा आगे मामला लेके जाते हैं तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर एक और उसके लिए वो ह्यूमिलिएशन होगी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह नेहरू के जब 1962 में इंडिया के साथ हुआ था, तो वो उससे भी बहुत घबराते हैं। दे थॉट कि शायद चाइनीज जो है ये थोड़ा सा कुछ करेंगे। लेकिन देखें, दूसरी बात ये है कि इंडियंस ने चाइनीज के साथ जो एक कन्फ्रंटेशन का मोड रखा हुआ था, पहले ये कि ये इंडिया चीन के जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में, एशिया में, दुनिया में, उसको इन्होंने पोस्ट करना शुरू किया। इन्होंने कहा जी हम वन बेल्ट वन रोड को नहीं मानते, और आपको पता सी पैक वन बेल्ट वन रोड का चाइनीज का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो वाया कराकोरम हाईवे गिलगित बल्तिस्तान और फिर गवादर तक जाता है। तो लिहाजा चाइनीज को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है कि इंडिया के ये जो सी पैक है इस पे किसी किस्म की मुजामत हो। और जो इंडियन ने कुछ जारहाना अप्रोच शुरू की थी, डिजाइन उनके थे कि जनाब कराकोरम हाईवे तक उनको एक्सेस मिल जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान में वो कुछ कार्रवाई करेंगे अमेरिकन के साथ मिलके और सी पैक को किस तरह डिस्टर्ब करेंगे उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को, तो चाइनीज ने मेरा ख्याल है उनको एक सबक सिखाया है। चाइनीज अब ये कह रहे हैं कि आप हमें अंडर एस्टिमेट ना करें, अगर आपने हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ कार्रवाई की तो हम आपके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं समझता हूं लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में हमें भारत बड़ा खौफजदा सा नजर आ रहा है। ये जो स्टाउंडिंग खौफ है, दहशत का आलम है, पूरी भारतीय हुकूमत, इवन फौजी मरे हैं, इस पर भी मोदी उस तरह से बात नहीं कर पा रहे। अमित शाह की तरफ से जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि उस तरह से कोई बयान सामने नहीं आया। ये खौफ किस चीज का है आपके नजदीक? देखिए जी, खौफ मैंने आपको जिस पहले कहा कि एक तो उनको डर ये है कि ये अगर मामला बढ़ जाता है और उनकी बड़े पैमाने पर हलाकतें होती हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर और जवान सोल्जर्स की, तो ये क्या मुंह दिखाएंगे अपने इंडिया की डोमेस्टिक अपने पब्लिक ओपिनियन। और दूसरी बात ये कि ये देखें, मिलिट्री लीडरशिप और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों जो हैं, मैं तो हैरान हूं कि पिछले 10 दिन से इन्होंने सब कुछ छुपाया हुआ था, हकायक नहीं बता रहे थे, झूठ बोल रहे थे, सही बता नहीं बता रहे थे कि कितने इंडियन ऑफिसर्स सोल्जर्स मारे गए हैं, कितने मिसिंग इन एक्शन है और एक्चुअली हुआ क्या था। और अब इंडियन आर्मी के बारे में आप जाके देखें सोशल मीडिया पे किस तरह मोदी को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह इंडियन आर्मी के बारे में कार्टून बनाए जा रहे हैं कि आपने अपना हथियार तक नहीं लेके गए और डंडों से आपको चाइनीज आर्मी जो है वो मार दिया, पीटा नहीं मार दिया उनको। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है और वो चीज को अब वो क्या फेस बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं एक मतलब फिर उनकी कितनी ह्यूमिलिएशन हुई है, हजीमत हुई है, अपना डिसग्रेस हुई है।
कि जनाब इंडियन आर्मी तो चाइनीज के आगे खड़ी नहीं हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देख लिया है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जितना फ्रीडम फाइटर्स अब शुरू हो गए हैं, हर दूसरे दिन बॉडी बैग्स अब इंडियन आर्मी के जा रहे हैं न्यू दिल्ली। और मैं समझता हूँ कि ये जो चाइनीज ने जो ये मूव किया, इसकी वजह से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका भी हौसला बुलंद हुआ है। उनको भी ये पता लग गया कि जनाब जिस तरह हम पे या फिर जोर डालते हैं, जरा सा वो एक ऑर्गेनाइज फौज आ जाए तो ये तो मैदान में खड़ी नहीं हो सकते इंडियन आर्मी। तो लिहाजा उनका हौसला अफजाई भी हुई है। और पाकिस्तान, मैं आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी तुम्हें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक लॉन्ग टर्म और कितने दहाइयों से चली आ रही है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, हर मैदान में हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है। मेरा ख्याल है जो कुछ चीन वहां पे कर रहा है, पाकिस्तान बड़ी गहरी नजर से उसको देख रहा है। और ये भी चीन ने वादे कर दिया है कि इंडिया को और मोदी को कि आजाद कश्मीर पे आके कोई जारहाना अजाइम नहीं होनी चाहिए। और देखे ना, डायमंड भाषा डैम तक की कंस्ट्रक्शन को इंडियन ने अपोज किया था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइनीज को तो उसको रद्द कर दिया क्योंकि चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट है डायमंड भाषा डैम बनाने में। तो मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल पाकिस्तान और चीन मेरा ख्याल है बिल्कुल एक पेज पे है कि चीन ने अगर लद्दाख में अपना जो उनकी टेरिटरी उस पर उन्होंने अपना क्लेम किया है तो बिल्कुल कल को आप देखेंगे कि कोई हिकमत अमली सामने आ सकती है कि वहां से चीन, यहां से पाकिस्तान, सियाचिन से भी जो इंडिया ने नाजायज कब्जा किया था 1984 में, अब मेरा ख्याल है ज्वाइंट हिकमत अमली से, फौजी हिकमत अमली से, सियासी हिकमत अमली से इंडिया। अच्छा, मैं इस पर आता हूं मैं अलायंस के हवाले से। ब्रिगेड साहब, एक और चीज मैं चाहूंगा कि आप इस पर वाजे कीजिएगा कि एक प्रेसिडेंट क्लियरेंस हो सकती है इसमें, शी जिनपिंग से कम तो नहीं हो सकती। ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट है जिस तरह से ये सब कुछ हुआ। आप चीन के हवाले से बात कर रहे हैं? चीन के हवाले से जी बिल्कुल। देखे ना, वो चीन का ये पहली मर्तबा हमने ये देख रहे हैं कि उन्होंने आप लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल कहें या जो भी है, देखिए वो लद्दाख और वो वाला बॉर्डर तो वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि लद्दाख जो है ये चीन का हिस्सा है। तो पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि वाकई चीन ने अपना जो मिलिट्री माइट है एट अ वेरी ट्रेलर लेवल, लो लेवल, मैं ये कहूंगा उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है इंडिया के खिलाफ। हालांकि आप देखें इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है और चीन न्यूक्लियर पावर है। और चीन ने मैसेज बड़ा क्लियरली दे दिया है कि जनाब अगर आपने ज्यादा हम वेरी सिंपल टर्म, अगर आपने हमसे पंगा लिया तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और इंडियंस डर गए। दे डू नॉट वांट अ रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1962, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जब उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। सो मेरा ख्याल है कि चीन ने एक और मैसेज भी ये दिया है। देखिए इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में, मलाक्का स्ट्रेट्स में, वहां पे जो चाइनीज के अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं और उसको भी उन्होंने अपना अपोज करने की कोशिश की है। तो चीन एक तरफ, इंडिया एक तरफ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है जिसका चीन भी है, और ये रूस पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। और दूसरी तरफ चीन जो इंडिया वो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया में चीन के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीन इंडिया जो दोनों किश्तियों में सवार है, ये मेरा ख्याल उनकी नुकसानदेह साबित हो रहा है। और आप उन्होंने भी देख लिया है कि मैं दोबारा ये बात एम्फसाइज कर रहा हूँ कि चीन की जो मौजूदा मिलिट्री माइट है, इंडियन आर्म फोर्स उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तभी आपने कल की लेटेस्ट खबर सुनी है कि जनाब उन्होंने इमरजेंसी में अर्जेंटली वो कह रहे हैं कि हमें 40 MiG-29 और Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए ताकि उनकी एयरफोर्स ने तो पुराने वही MiG-21 उसके थ्रू के ऑपरेट। बरगेड साहब, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा। गॉट योर पॉइंट। अच्छा बरगेड साहब, भारतीय मीडिया नेगेटिविटी की इंतहा पर पहुंचा है। हमने हमेशा देखा कि भारतीय मीडिया ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है सारी सिचुएशन में। भारतीय नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है और मीडिया है, दोनों एक ही डगर पर चल रहे हैं। क्या हासिल क्या करना चाहता है भारत मुनाफरत फैलाकर खत्ते से? देखिए, पहली बात समझने की है कि इंडियन मीडिया, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, रॉ और इंडियन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो है ये बिल्कुल एक पेज पे हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ को छुपाते हैं
झूठ को प्रमोट करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें करते हैं। जिसमें पिछले साल आपको पता बालाकोट वाला कैसे इन्होंने वो ड्रामा दिखाया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, एक्चुअली हुई नहीं होती हैं। तो ये सब आपस में मिले हुए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये चीन को हर किस्म का जो भी इनको मौका मिलता है मिलेगा उसको उनको बुरा भला कहेंगे, हर तरीके से उनकी इस एक्शन को जो उन्होंने किया चाइनीज ने उसको कंडेम करेंगे, क्योंकि जारी बात है देयर ऑल ऑन द सेम पेज। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ अंदर के खाने इंडियन मीडिया जो है वो भी परेशान है, कहीं की आवाजें उठी हैं, और खासकर सोशल मीडिया पे इंडियन के रिटायर्ड जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो मीडिया पे बहुत आते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये किस किस्म का मार्का हुआ है, आप कह रहे हुआ है कि आप डंडे लेके गए हैं, आपको तो आपकी बंदूकें कहाँ गई? क्या इंडियन आर्मी जो है अब वो डंडों वाली फौज और लाठी वाली फौज बन गई है, बंदूकों वाली इंडियन आर्मी जो है वो किधर गई है? तो इस किस्म की जो है वहां पे बातचीत चल रही है, और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो नेपाल ने किया कदम उठाया, छोटा सा मुल्क, ठीक है, लेकिन गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और भारत और चीन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। भारत और चीन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है इसमें आगे जाकर पाकिस्तान और चीन एक पेज पर हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अलायंस बन सकता है, बनना भी चाहिए कि भारत जिस तरह से खित्ते में मुनाफरत फैला रहा है, भारत जैसे खित्ते का अमन दाव पर लगाया हुआ है, और इसके पीछे RSS का एजेंडा है, मोदी की जो नफरत अंगेज सोच है वो है। अब देखना यह है कि आगे जाकर सिचुएशन किस तरफ जाती है, लेकिन यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके चैलेंजेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर यह हुकूमत बनी थी, लेकिन अब तो इत्तेहादी भी नाराज हो गए हैं। किस तरह से हुकूमत बनाएगी इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एट द सेम टाइम पहले हम बात करते थे कि मईशत के हवाले से चैलेंजेस का सामना है, सियासी तौर पर खारजा महाज पर बैरूनी महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अब तो कोरोना के चैलेंज का भी सामना है और कोरोना के चैलेंज के दौरान बजट भी आ गया है। लेकिन आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इत्तेहादियों के कंधों पर खड़ी है। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ और BNP-M ने वफाक में महफूज हुकूमत बनाने के लिए 6 निकाती मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे। उन 6 निकात में लापता अफराद की बाजियाबी थी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद था, वफाकी हुकूमत और बलोचिस्तान के लिए 6% कोटे पर अमल दरामद था, पानी की शदीद किल्लत के मसले को हल करने के लिए अफगान मुहाजिरीन की फौरी वतन वापसी और सूबे में डैमों की तामीर शामिल थी। उस वक्त ही मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही थी BNP, लेकिन गुज़िश्ता साल जून में सरदार अख्तर मैंगल ने पहली बार धमकी दी थी कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो इत्तेहाद छोड़ देंगे, और अब उस धमकी पर अमल दरामद हो गया है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान खिताब में BNP मैंगल के जो सरबराह अख्तर मैंगल, उन्होंने ये कहा कि मैं आज ईवान में PTI हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करता हूं, हम ईवान में मौजूद रहेंगे लेकिन हम बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात हमारे साथ बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से मुआहिदा किया था, उन मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस मुआहिदे पर शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और यार मोहम्मद रिंद के दस्तखत हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बोले कि हम कोई कॉलोनी नहीं है, हमें इस मुल्क का शहरी समझा जाए। हमने 2 साल इंतजार किया लेकिन अभी भी वक्त मांगा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के लिए एक और मुश्किल बढ़ गई है। एक तरफ तो MKM पहले ही नाराज थी, काफ लीग भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, और अब जो है वो BNP भी नाराज हो गई है। BNP नाराज होने के बाद सेनेटर भी गए, उनके साथ बात करने की कोशिश की, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने मुलाकात भी की और तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह भी किया। और इस कमेटी में अगर देखा जाए तो असद उमर शामिल हैं, महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खटक हैं। तो हम इस पर बात करते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात में कितना इजाफा होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि इत्तेहादी भी अब नाराज़ हो गए हैं। तारिक महमूद साहब एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तमाम तर सियासी मंजरनामे पर नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। तारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, MKM पहले ही अलहदा हो चुकी, काफ लीग भी नाराज़गी का इजहार कर चुकी है, वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से वो कहते हैं कि एक अरसा हो गया हमारी मुलाकात हुए, अब कौन बनाएगा मैंगल ग्रुप को? अब तो जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद नहीं है। देखिए, MKM वाला मामला तो आपके इल्म में है कि जिस तरह से MKM नाराज़ हुई, मगर फिर बाज़ वजूहात की बिना पर MKM दोबारा अब फेडरल कैबिनेट में शामिल हो गई है। अमीनुल हक साहब उनके
मिनिस्टर हैं फॉर आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन के, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमक्यूएम को फेडरल कैबिनेट में, लेकिन कोई ताल्लुकात जिसको कहें कि वो बहुत आइडियल हो, इनकी सूरत हाल को बहुत अच्छी हो, वो नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इमरान खान साहब अभी तशरीफ ले गए थे कराची, तो एमक्यूएम के जिस डेलीगेशन ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, उसके अंदर मरकज़ी सतह के जो लोग हैं, चाहे उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, चाहे आमिर खान हो, इस तरह का कोई भी शख्स उसमें शामिल नहीं था। किश्वर जोरा गई हैं, कमर नवेद साहब वो के डिप्टी कन्वीनर हैं, और वसीम अख्तर साहब, इन्होंने मुलाकात की। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रस्ट है वो किस लेवल पे है। ये एक ज़बरदस्ती की शादी है एमक्यूएम और हुकूमत की जो चल रही है, और उससे जो रिश्तेदार हैं वो ज़बरदस्ती से चलाने की कोशिश करें। जहाँ तक मेंगल साहब का ताल्लुक है, मेंगल साहब से कल मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया, उसके बाद भी बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं। मेंगल साहब का गिला शिकवा ये है कि 6 पॉइंट्स जो हैं जिसके ऊपर उनका हुकूमत से मुआहदा हुआ था, उसके ऊपर खुद जो मुज़ाकरात करने वाली टीम है, जब वो उनके पास आती है और जब वो पेपर उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि जी अगर इसमें से किसी एक नुक्ते के ऊपर कोई 20 से 25% भी पेशरफ्त हुई है तो आप आगाह कर दें, तो हुकूमती टीम के पास कोई जवाब नहीं होता। कल सादिक संजरानी साहब राब्ता कर रहे थे, फिर वो मिलने के लिए भी आए, फिर मुज़ाकराती टीम में ही आई। ऐसा नहीं है कि हुकूमत को इल्म नहीं था कि मेंगल साहब अलहदा हो रहे हैं, इस हद तक इल्म था कि जिस वक्त मेंगल साहब तकरीर करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त भी बाबर एवान साहब ने आखिर दम तक कोशिश की कि किसी तरीके से वो अनाउंसमेंट ना करें। उन्हें यह तक कहा गया कि इमरान खान साहब कराची से वापस आ जाते हैं तो उसके बाद आप अपना फैसला कर लीजिएगा, लेकिन मेंगल साहब अपना फैसला कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि उनके अपनी पार्टी का उनके ऊपर सख्त तरीन दबाव है। जाहिरी हालात ये लगते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जितना आगे चले गए हैं, अब उनके लिए वापस पलट के हुकूमत के लिए एक के पास आना कोई आसान काम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो मेरे पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जब आप 2 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं कर सके तो 1 माह में या 2 माह में आप ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि हमारे ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेंगल साहब और हुकूमत यानी पीटीआई के रास्ते काफी हद तक अलग हो चुके हैं, लेकिन फौरी तौर पर यह नहीं है कि मेंगल साहब जाके अपोजिशन की बेंचों पर बैठने जा रहे हैं, वो अपोजिशन की किसी तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो अपोजिशन के किसी नंबर गेम्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिलहाल फौरी तौर पर यह नहीं है, लेकिन आगे जाकर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस वक्त अपोजिशन की भी कोई कोशिश नहीं है कि वो इन हाउस तब्दीली लेके आए। कुछ चीजें जरूर चली हैं माजी के अंदर, जिसके अंदर ये बात होती रही है कि अपोजिशन की पार्टी इन हाउस तब्दीली आए, लेकिन इस वक्त जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, इनका कंसेंसस है कि इमरान खान साहब को हुकूमत करने दी जाए। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है उनकी सियासत दफन हो जाए। वो उसी फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इन हाउस तब्दीली लेके आए, वो हुकूमत की बागडोर संभालें। मुल्क की हालात इस काबिल नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को संभाल सके और एकदम तब्दीली ले आए। वो इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है, जो खराब परफॉर्मेंस है, जो माशी सूरत हाल है, उसका बार, उसका मलबा पाकिस्तान की कोई भी अपोजिशन जमात जो है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा मुझे कोई हुकूमत में फौरी तौर पर कोई तब्दीली और कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। तो फिर तारिक साहब अभी हुकूमत की मुश्किल तो बढ़ गई है ना। पहले भी जिस तरह से मेंगल साहब ने भी ये बात की कि पहले भी जब हुकूमती अराकीन उनके पास आते हैं तो जब उनसे पूछा जाता है क्योंकि पेशरफ्त हुई है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अभी भी कमेटी तो तश्कील दे दी गई है। अब बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं, मेंगल साहब भी ये बात फरमा रहे हैं कि अभी क्या कोई जादू की छड़ी तो हुकूमत नहीं घुमाएगी कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हुकूमत की क्या मुश्किल बढ़ गई है? फिर हुकूमत अब क्या करेगी? किस तरह से ये कमेटी बना दी गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ऑप्शन क्या है हुकूमत के पास? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जो अपनी ज़ात है और जो उनका अमल है उसके अंदर बेपरवाही का और जो उनसर है वो गालिब है। उन्होंने अपना बहुत सारा काम जो है वो दूसरों के कंधों पर छोड़ रखा है। वो कहते हैं कि मैं हुकूमत चलाऊं या अपने इत्तेहादियों को मनाऊं, तो वो इत्तेहादियों को मनाने का मामला भी जो है वो किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं। मेंगल साहब वाले मामले में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट है। अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ हो, एमक्यूएम हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो और जीटीओ हो, तो इनको मनाने वाले लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अलावा भी हैं और वो उनकी बातों पे ज़रा जल्दी मान जाते हैं। इमरान खान साहब को वो दिली तौर पर पसंद करें या ना करें, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ चाहते हुए और ना चाहते हुए भी शामिल है। मेंगल साहब का मामला डिफरेंट है। हुकूमत की परेशानियां बहुत शदीद नौयत की हैं।
माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इत्तेहादियों में से कोई एक इत्तेहादी भी अगर इस्टेब्लिशमेंट एक 24 घंटे के लिए आंखें बंद करे तो वो इमरान खान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान के साथ हैं और जब तक इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होगी वो इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। तो इमरान खान साहब इस वजह से अपने इत्तेहादियों के मामले में को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। इत्तेहादियों की भी जो डिमांड्स हैं वो उस तरह नहीं है जो माजी में हुकूमतों के साथ इत्तेहादी किया करते थे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके और बहुत सारे दीगर मामला होते थे जो इत्तेहादियों की फरमाइश होती थी। लेकिन इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है कि इस बार इत्तेहादियों की जो फरमाइश है सिवाय काफ लीग के, क्योंकि उनके मामला कुछ बहुत छोटे नौयत के भी हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी है। इसके अलावा जो बाकी इत्तेहादी हैं उनके मामला सिर्फ इतने हैं कि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई डेवलपमेंट के काम अपने अपने इलाकों में करा दें ताकि जब वो दोबारा वोट लेने के लिए जाए तो अपने लोगों को मुंह दिखा सकें। तो परेशानी बहुत शदीद है। मनाने वाला काम अब आपने आज खुद सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बाहर ट्रैवलिंग खत्म हो गई है, बाहर आना जाना थोड़ा सा कम हो गया है, तो लिहाजा वो अब इत्तेहादियों के मामला के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी साहब की खुद की ख्वाहिश भी है और वो अनाउंस भी कर चुके हैं कि वो लोगों के साथ रब्ता करेंगे। तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको नजर आए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो मेंगल साहब समेत बाकी लोगों के साथ बात करने हों। लेकिन ये सिर्फ मीटिंग्स होंगी, इंगेजमेंट होंगी, लोगों की इत्तेहादियों की बातें सुनी जाएंगी। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि 5-10% से ज्यादा इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो सके। तो हुकूमत की शदीद परेशानी ये भी है, हुकूमत के अपने जो एमएनएज हैं, अपने जो मिनिस्टर्स हैं, जो अपने लोग हैं, वो भी शदीद परेशान हैं क्योंकि जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो माशी सूरत हाल है, जो कोरोना की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, तो इन लोगों ने जब अपने इलाकों में जाना है, अपने लोगों से मिलना है, उनको जवाब देना है, उनको फेस करना है, तो आसान काम नहीं है तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स के लिए और जो इलेक्ट होकर असम्बलियों में पहुंचे हैं उनके लिए कि वो आवाम को जवाब दें और उनको मुतमईन करें। तो तारिक साहब, फिर ये आपने बड़े अहम पॉइंट उठा दिए काफ़ी सारे। इमरान खान साहब के हवाले से भी आपने बात की, फिर उसके साथ साथ आपने जो लास्ट में जो पॉइंट उठाया है, इसके बाद मैं इससे ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक मकबूलियत थी पहले, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, ओवरऑल जो सिचुएशन है प्रिवेल कर गई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अभी भी उतनी है या कम हो गई है? हुकूमत में तो जब भी कोई आता है तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे उसकी मकबूलियत बढ़े, ऐसा नहीं होता क्योंकि जो फैसले होते हैं उससे तमाम लोगों का आप मुतमईन नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो परफॉर्मेंस है और उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की सपोर्ट में गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जो हार्ड कोर वर्कर है या जो अपनी जो लीडरशिप है, जिसको आप ओरिजिनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा कह सकते हैं, वो तो शदीद परेशान है। वो इस बात पे भी परेशान है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो तहरीक इंसाफ के चेहरे नहीं हैं। वो इस बात पे भी परेशान है कि वो इमरान खान के साथ बैठने वाले लोग वो हैं जिनके ऊपर खुद करप्शन के इल्जामात हैं। वो इस बात पे भी परेशान है कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, वो कहीं प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहे हैं। वो इस बात पे भी परेशान है कि जो 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 डायरेक्शन की जो एक होप है या कोई एक रोड मैप है किसी भी मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब को देना चाहिए था वो नहीं आ रहा, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर जो पार्टी है वो अमलन कहीं आपको नजर नहीं आती क्योंकि जितने लोग पार्टी में एक्टिव थे वो सब जो है वो या वजीर बन गए हैं या मुशीर बन गए हैं या प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बन गए हैं। तो ऑन ग्राउंड जो है वो आपको टाइगर फोर्स का नाम जरूर सुनने को मिल जाएगा, ऑन ग्राउंड कुछ और चीजें जरूर मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। जब प्रैक्टिकली पार्टी एक्टिव ना हो, जब जो परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात उठाए जाए, जब आपका अपना ओरिजिनल हार्डकोर वर्कर जो है वो आपकी पॉलिसीज के साथ खड़ा ना हो और वो ये समझे कि कहीं वो मिसिंग लिंक है, उनको कहीं पॉलिसी साजी के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा, उनका इनपुट शामिल नहीं हो रहा और जो चीजें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं वो काम नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ख्वाब लेके और जो उम्मीदें लेके इलेक्शन में गई थी और उसकी बुनियाद पर वोट लेकर इख्तिदार में आई थी। तो उसके नतीजे में मकबूलियत में कमी वाक़ई होना जो है एक नेचुरल अमल है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं।
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। तारिक महमूद साहब एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, तफसील से बात कर रहे थे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा तो हो रहा है और जो इत्तेहादी नाराज़ हो गए हैं, इसका हुकूमत को ऐसा अभी नुकसान नहीं होगा क्योंकि अपोजिशन भी उस तरह से राबता नहीं कर रही और अपोजिशन फिलवक्त ये चाहती भी नहीं है कि इन हाउस किसी किस्म की तब्दीली की जाए और ये मुलाकातें होंगी। 10% तक कोई पेशरफ्त हो सकती है लेकिन ऐसा कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत के चैलेंजेस में इजाफा हो गया है। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत इन तमाम तर बहरानों पर किस तरह से काबू पाती है, कोरोना वायरस पर किस तरह से काबू पाती है और खासतौर पर जो महंगाई का जिन बेकाबू है उस पर किस तरह से काबू पाती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।